Hello everyone, welcome to NEET Biology Zone. So let's start with biomolecules today, chapter 9. Biomolecules क्या होते हैं? Bio means living and molecules means chemicals. So जो भी chemicals present होते हैं किसी भी organism में उनको बोलते हैं biomolecules. So there is a wide diversity in living organisms in our biosphere. Are all living organisms made of the same chemicals, elements and compounds. We all know कि बायोस्फीयर में बहुत सारे organisms present होते हैं जैसे कि animals, human beings और बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो क्या उसमें सेम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं? तो द आंसर इज कि उसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं जैसे कि अर्थ क्रस्ट, तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जब अगर हम कंपैरिजन करें लिविंग एंड नॉन लिविंग का, तो उसमें देखा जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में CHO की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. मैंने इसमें शॉर्ट में बना लिया है. ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? केमिकल्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और लिविंग में ये सब क्वांटिटी ज़्यादा होगी CHO की एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही है. ठीक है, तो हम टेबल नंबर 9.1 में आपको दिखाती हूँ. इसमें आप देख सकते हैं कि परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी. तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, यहाँ तक सारी चीज आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट. ठीक है, एंड सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ये सारी चीजें अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में CHO, NS, ये सारी चीजें ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट दैट इज नॉन लिविंग. नाउ व्हाट वी विल बी स्टडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी होते हैं. कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होएगा तो उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो हम उसका केमिकल एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से प्रेजेंट हैं. तो जैसे कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेते हैं तो उसमें हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से मिक्स कर देते हैं. ठीक है, फिर इसको ग्राइंड करते हैं तो एक पेस्ट बन जाता है. फिर हम लोग उसको एक सीव से हम लोग छानने की कोशिश करते हैं. तो जनरली क्या होता है, बिग मॉलिक्यूल्स ऊपर रह जाएंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे. तो बिग मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? रिटेंटेट. बिग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज रिटेंटेट. उसको बोलते हैं एसिड इंसॉल्युबल पूल. तो RIN, रिन सोप होता है ना, तो मैंने ऐसे लर्न करा सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं. रिन, RIN, रिटेंटेट इज ऑलवेज एसिड इंसॉल्युबल पूल. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन द एसिड सॉल्युबल पूल. ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमेशा एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे. उसको बोलते हैं फिल्टरेट. तो इसमें आप NCERT में भी देख सकते हैं जो सेकंड पैरा है जो एनालिसिस करने का, उसमें भी यही सेम चीज लिखी है कि हम कोई भी अगर एक लिविंग टिश्यू लेते हैं तो उसमें हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, मॉर्टर एंड पेस्टल से यूज करते हैं. फिर हमको दो चीजें मिलती हैं, एक रिटेंटेट और फिल्टरेट. जो रिटेंटेट होता है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होता है और जो फिल्टरेट होता है वो एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है. अब नेक्स्ट व्हाट विल बी स्टडिंग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है. तो उसका साइज क्या था? बायो माइक्रोमोलिक्यूल का 80 to 800 डाल्टन्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल का 7 to 10,000 डाल्टन. तो ये बायो स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड. तो ये क्या बनाते हैं? शुगर क्या बनाते हैं? पॉलीमर. बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है पॉलीसैकेराइड. अमीनो एसिड क्या बनाता है? प्रोटीन. न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल साइज के, वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे कि शुगर का एग्जांपल है, जैसे कि ग्लूकोज, तो वो क्या बनाता है? सेल्यूलोज. बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स मिलके बनते हैं, बनाते हैं सेल्यूलोज. ठीक है, लेकिन इन सब का एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में लिपिड के बारे में कि लिपिड का साइज छोटा है बट फिर भी वो फिल्ट्रेट में नहीं आता, वो ऊपर ही रह जाता है इन एसिड इंसॉल्युबल पूल. वाई? बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रिक्ट पॉलीमर, इसका रीजन है. और ये क्या होता है, जो लिपिड्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन हमको पता है एनिमल्स में लिपिड की बनी होती है, तो वो एक वेसिकल बना लेता है. जब हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से मिक्स करते हैं तो फिर लिपिड क्या बनाता है? एक वेसिकल बनाता है. उसकी वजह से वो सीव से छन नहीं पाता, तो वो फिल्ट्रेट में नहीं आ पाता है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. इट इज नॉट अ स्ट्रिक्ट पॉलीमर क्योंकि बहुत सारे क्योंकि तो एस्टर है, तो ये बहुत ही पॉलीमर नहीं है कि बहुत सारे यूनिट्स मिल के लिपिड बना रहे हैं, ऐसा नहीं है. इसलिए ये एसिड इंसॉल्युबल पूल में आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एसिड इंसॉल्युबल पूल में इट इज नॉट अ स्ट्रिक्ट पॉलीमर और ये वेसिकल बना लेता है. ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है.
लिपिड के लिए। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब हम क्या देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल्स में। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो है ऑर्गेनिक होएगा और इनऑर्गेनिक होएगा। तो अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, एक एश एनालिसिस टेस्ट लेते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई वेट टिश्यू लिया, उसका वेट लिया, उसमें वाटर होएगा, वेट वेट ले लिया। ठीक है, फिर उसको ड्राई किया, फिर उसका ड्राई वेट लिया, पानी निकल गया तो उसका हमने ड्राई वेट ले लिया। ठीक है, फिर उसको बर्न किया तो क्या होगा, कार्बन कंटेंट जो होगा वो कंबशन की वजह से चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिकल्स बचेंगे तो फिर हम उसको लैब में जो है ले जा सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स का हम ऐसे एश एनालिसिस टेस्ट कर लेते हैं। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, सेम चीज है। मैंने आपको शॉर्ट में बहुत पॉइंट्स में अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा लर्न करने के लिए। क्या किया, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे, लिविंग टिश्यू किया, लिविंग टिश्यू लिया, वेट लिया, फिर उसका ड्राई किया, वाटर इवेपोरेट्स, देन रिमेनिंग मटेरियल गिव्स अ ड्राई वेट। फिर उसको जब बर्न करेंगे तो सब सारे कंपाउंड्स और ऑक्सीडाइज टू गैशियस फॉर्म। फिर जो है व्हाट इज लेफ्ट इज कॉल्ड एज द ऐश। ठीक है, ऐश मिला हमको, फिर ऐश में सारे हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। मीन्स की ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होती है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल में, मैं आपको दिखाती हूँ कि सोडियम है, जैसे कि सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारी चीजें जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं एक लिविंग टिश्यू में। तो हमने क्या देखा, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा और कैसे हम केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स के बारे में देखते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, दे आर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट विच आर यूज्ड इन अ रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी का क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं जिनका डायरेक्ट रोल है किसी भी मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन सब में ग्लूकोज का यूज होता है, तो फिर ये होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, देयर इज नो डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ एंड फंक्शन इज अननोन, जैसे कि पिगमेंट्स एंड एल्कोलॉइड्स। तो ये सारी चीजें होती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। इसके बारे में मैं मेटाबोलाइट्स में आपको पहले करा देती हूँ, ये देख सकते हैं इस पेज में अब 9.2 में ये एक टेबल है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। पिगमेंट्स में कैरोटेनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स एक्सेट्रा, एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन एक्सेट्रा, टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, सैब्रिन एंड रेसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप TAR ऐसे लर्न कर सकते हैं, टार, तो ये कभी आप भूलेंगे नहीं। तो टॉक्सिन, सैब्रिन एंड रेसिन। और लेक्टिन्स में कॉन्कैनवेलिन A, इसको आप कैसे लर्न करेंगे, लेक्टिन्स में जैसे L है तो इसमें भी L है, ऐसे लर्न कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इन दोनों से तो आता ही आता है क्वेश्चन जनरली। ड्रग्स में केविनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन और पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी मेटाबोलाइट, आपको टेबल बाय हार्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो हमने क्या सीखा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जिनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल है ग्लूकोज का। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, देयर इज नो डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ एंड फंक्शन इज अननोन, जैसे कि पिगमेंट्स एंड एल्कोलॉइड्स। और ये सारे पूरा जो टेबल है आपका, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, तो फिर आज हम इतना करते हैं, रिमेनिंग नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू गाइस अंडरस्टूड। Please like and subscribe to my channel and please comment if you like the video. Thank you so much guys. Have a great day.